नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबको 74वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज हम लोग पूरे भारतवर्ष और जहाँ भी भारतवासी हैं, हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस पालन कर रहे हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब ही ये हुआ कि हम लोग भारतवर्ष को एक संविधान मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से ये लागू हुआ 26 जनवरी को। हम लोग जानते हैं कि इस संविधान को बनाने वाले एक ही व्यक्ति हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तीक्ष्ण प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे, और लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि वही सब कुछ किए, ये सही नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट को बनाने में मदद किए हैं 7 लोगों की एक कमेटी थी, और सब लोग मिलके, और लगभग 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स थे डिफरेंट सेक्ट से, जहाँ तक हम लोग की जानकारी है। लेकिन संविधान तो बन गए। संविधान के बनने के बाद भीमराव अंबेडकर जी ही कहते हैं कि आज से हम लोग संविधान के नियम के तहत चलेंगे तो ज़रूर, लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी सामने आएंगे। ये भीमराव अंबेडकर जी का ही कहना था। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस। लोग कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और वर्तमान समय में, वर्तमान युग में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। किंतु इस डेमोक्रेसी ने हमें क्या दिया? क्या 2, 4, 5, 10 लोग अगर अर्थनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़ गए, 1000 लोग, 10,000 लोग अगर अर्थनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़ गए, तो क्या उसको हम देश के प्रगति का मापदंड मान सकते हैं? 100, 1000, लाख लोगों के सामाजिक अर्थनैतिक उन्नति को हम देश का सामूहिक डेवलपमेंट, उन्नति या प्रोग्रेस मान सकते हैं? अब ऐसे मानने वाले लोग तो हम कहेंगे हम सभी देशवासी मूर्ख के स्वप्न लोक में निवास करते हैं। गणतंत्र शब्द जितना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको कारगर बनाने में उतना ही कठिनाइयाँ आती है और आएगी। ये जो स्पिरिट है जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया सरकार, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन जनता जो सरकार बनाएंगी, जनता देश को चलाएंगे, वो जनता का भी स्टैंडर्ड उसी तरह का होना चाहिए। अगर जनता सचमुच में देश चलाने में सक्षम है, अगर जनता में अगर डिसीजन लेने में
अपने नेता को चुनने में, प्लानिंग करने में सक्षम है, तो ये गणतंत्र बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। लेकिन सिर्फ गणतंत्र के नाम पर लॉलीपॉप दिखाना ये गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र को सफल बनाने के लिए कई बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। उस तत्व पे रीमॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। सबसे पहला, वोट देने के अधिकार, नेताओं का चरित्र और वोट देने वाले का भी चरित्र, वोट देने वाले, चुनाव करने वाले की जो मानसिक स्टैंडर्ड, नैतिक स्टैंडर्ड और चारित्रिक स्टैंडर्ड कितना है, उस पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह के नेताओं को चुनेंगे और नेताओं का जो कैरेक्टर है वो किस तरह का होगा। नेताओं का जिंदगी में साधना, सेवा और त्याग कितना है वो भी देखना पड़ेगा। समाज के लिए वो कितने जागरूक है, समाज के लिए वो कितने डेडिकेटेड है, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये सब के पीछे जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो है शिक्षा की व्यवस्था है, जहाँ पर एजुकेशन 100% लोगों में हो। एजुकेशन का मतलब साक्षरता नहीं, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि लोगों में जागरूकता, सामाजिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना, नैतिक चेतना ये कितना है, वो सबसे बड़ी एजुकेशन का मूल्य है। वो वैल्यू ये करता है, काउंट करता है। अगर वैल्यू अगर नहीं है तो उस तरह के गणतंत्र में शोषण, अन्याय, अत्याचार होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अस्वाभाविक चीज़ नहीं है। 74वां गणतंत्र दिवस मना तो रहे हैं, लेकिन आज भी भारतवर्ष के 150 करोड़ लोगों के जिंदगी किस तरह से है वो सब हम जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, गृह निर्माण के क्षेत्र में, वस्त्र के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में हम कितना अब तक लोगों को गारंटी दे सके हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम संविधान को ही भगवान मान लेते हैं। दुर्भाग्य ये है कि संविधान को ही हम जीवन का सर्वस्व मान लेते हैं। ऐसे जैसे कि एक रिलीजियन, मज़हब में एक कोई भी ग्रंथ को अपने जीवन का सब कुछ मान लेते हैं। उनका उठना बैठना, नाचना गाना, रोना धोना, जीवन का हर चीज़ उस तथाकथित धर्म ग्रंथ के आधार पे ही चलता है। वो ये नहीं देखते हैं उनके लेखक कौन हैं, उनके रचयिता कौन है, ये नहीं देखते हैं। भगवान के नाम पे आया तो मान लिया। ठीक उसी प्रकार ये जो संविधान को इस तरह से प्रचार किया गया, ऐसा लगता है कि ये स्वयं परमात्मा, परम ब्रह्म, जगत सृष्टा कुछ लोगों के हाथ में ये संविधान की पुस्तक प्रस्तुत कर दिए हैं। इनमें ना कोई सुधार हो सकता है, इनमें ना कोई कुछ ऐड किया जा सकता है, न जोड़ा जा सकता है, न सबसेट किया जा सकता है। और वो इधर पूजा का स्थल लगता है, धार्मिक स्थल है। लेकिन एक चीज सबको मान लेना चाहिए कि मानवता या मानव मूल्यों से बड़ा संविधान नहीं हो सकता। मानव मूल्यों से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। जहां मानविक मूल्य दिन पर दिन पतन की ओर जा रहा है, मानविक मूल्य का ह्रास हो रहा है, वहां पर बड़े बड़े नियम कानून पैतरा
आईनी व्यवस्था का क्या मतलब है? मानव मूल्य, चारित्रिक मूल्य, मानव जीवन का अस्तित्व जहाँ खतरे में है, वहाँ पर संविधान का कितना मूल्य होता है? वहाँ पर संविधान, कोई भी आईनी कानून व्यवस्था काम नहीं करता है, क्योंकि कोई भी नियम कानून बनते हैं मनुष्य के लिए। नियम कानून मनुष्य के लिए होता है और मनुष्य के लिए, कानून के लिए मनुष्य नहीं होता है, क्योंकि ये कानून रिलेटिव चीज होता है, आपेक्षिक चीज है, ये परिवर्तन होता है और परिवर्तन होना भी चाहिए। मनुष्य के जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य के आवश्यकताएं परिवर्तन होते हैं देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ साथ। देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ, टाइम प्लेस एंड पर्सन के परिवर्तन के साथ साथ अगर हमारे नियम व्यवस्थाएं परिवर्तन नहीं होते हैं तो वो सबसे बड़ी पतन का और मानव जाति के स्टैग्नेंसी का सबसे बड़ा कारण होगा और हो भी रहा है। 74 साल में भी मनुष्य के जो सबसे निम्नतम प्रयोजन, उसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। इसीलिए गणतंत्र दिवस हम जरूर मनाते हैं, सभी व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सफलतम व्यवस्था हमारे पास आज तक नहीं हुआ है। यही कारण है। इन कारणों को, इस मूल्यबोध को महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार बहुत ही गहराई से अध्ययन किए और समझे। यही कारण है कि 1958 में 25 जनवरी को उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है रेनेसां यूनिवर्सल। रेनेसां यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? रेनेसां का मतलब क्या होता है? हम लोग इतिहास में यूरोपियन रेनेसां के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि यूरोप में जो रिलीजियस रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन, कल्चरल रेनेसां किस तरह से हुआ। उसका रेनेसां का मतलब जनरली हम लोग जानते हैं पुनर्जागरण, लेकिन श्री पी.आर. सरकार, महान दार्शनिक श्री पी.आर. सरकार, जिनको हम आध्यात्मिक गुरु के रूप में पाते हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में, उन्होंने रेनेसां का अर्थ बताया है नव जागरण, पुनर्जागरण नहीं, नव जागरण, न्यू रेनेसां। न्यू रेनेसां किस क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में मनुष्य की प्रगति रुक गई हो, जिस क्षेत्र में विचारधाराएं एक दूसरे से टकरा रही हो, जिस क्षेत्र में विचारधाराओं को, जिस क्षेत्र में मानविक मूल्यबोध ह्रास हो चुका हो, ऐसे क्षेत्र में एक नई सोच, नई विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा की जरूरत है। वो जीवन के जितने भी पहलू हैं, उस सभी पहलुओं में एक नई विचारधारा, नई चिंता, नई चेतना, नई जागरण, उसको बोलते हैं नव जागरण। वही है रेनेसां यूनिवर्सल। तो अब हमें यह देखना होगा कि ये रेनेसां की जरूरत क्यों है, क्योंकि आज वर्तमान मानव जाति थ्रेशोल्ड पे है, क्रॉस रोड पे है, जहां पर पुराने विचारधाराएं अपना गति खो चुका है, वहीं पर एक नई विचारधारा लेके मानव जाति के सर्वात्मक उन्नति के लिए
सर्वात्मक सोच, सर्वात्मक प्रगति के लिए नई व्यवस्था की ज़रूरत है। हम अगर गहराई से अवलोकन करें कि अर्थनीति, राजनीति, कृषि नीति, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, हर क्षेत्र में आज गति जो है रुक सी गई है। हम छोटे मोटे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ही जीवन का चरम प्रगति मानते हैं और अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। इनफैक्ट ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आप देखे हैं, इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितना हुआ है उससे ज़्यादा इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से लोगों को क्षति भी हो रही है। भौतिक जगत में, बौद्धिक जगत में भी मनुष्य का जो मानसिक तनाव के कारण एक नई प्रकार की बीमारियां, और वह है स्नायु संजात, स्नायु से जुड़ा हुआ, हृदय से, हृदपिंड से जुड़ा हुआ मेंटल डिजीज और फिजिकल डिजीज में हार्ट डिजीज, इसका मात्रा बढ़ गए हैं। पहले ज़माने में जो फैटल डिजीज हुआ करते थे, जो बीमारी घातक हुआ करता था, वो बीमारी आज क्योरेबल है। लेकिन आज जो घातक बीमारियां लोगों में जन्म ले रही हैं भौतिक क्षेत्र में, वो है आपको हार्ट से जुड़ा हुआ, नर्व से जुड़ा हुआ और मन से जुड़ा हुआ, ब्रेन से जुड़ा हुआ साइकोसोमेटिक डिजीजेज है। तो अगर हम भौतिक जगत में और बौद्धिक जगत में अग्रगति को देखते हैं, उसी को अगर परम प्रगति मानते हैं, ये हमारी भूल है। क्योंकि जितना बौद्धिक जगत में आगे बढ़े हैं उतना मानसिक जगत में जो है बीमारियां भी बढ़ी है। मानसिक डिफरेंट तरह के एंग्जाइटी जनित डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बहुत तरह के इस तरह के बीमारियां जन्म ली है। और जो साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, हमारे हार्ट के डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, बहुत सारे नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम हैं, ये सब भी घातक रूप धारण कर रहा है। तो अगर देखेंगे तो मिला जुला के जो जिसको हम सफलता और असफलता, तो दोनों मिलाकर देखेंगे हमारी जो अग्रगति है वो जीरो है। इसलिए आज एक नई चेतना, नई जागरण की ज़रूरत है। और जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार, जिनको हम लोग दार्शनिक के रूप में जानते हैं, श्री प्रभात रंजन सरकार, उनकी सोच, उनकी विचारधाराएं एक नई चेतना, नई जागरण और रेनेसांस को ही जन्म देता है और जन्म दिया है, जो कि आज के समाज में ज़रूरत है। आज के संपूर्ण मानव जाति के सुरक्षा, प्रगति, शांति के लिए सिर्फ और सिर्फ श्री PR सरकार के रेनेसांस यूनिवर्सल की ज़रूरत है। वो विज्ञान के क्षेत्र में देखें, विज्ञान के क्षेत्र में जो आनंद मूर्ति जी का सोच है, साइंस ऑफ माइक्रोवाइटम, इसको अगर आप गहन से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे आने वाले समय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इस सारे विज्ञान कॉन्साइड कर लेगा एक ही विज्ञान में, जो है साइंस ऑफ माइक्रोवाइटम, जो आनंद मूर्ति जी की नई सोच, नई रिसर्च है, साइंस ऑफ माइक्रोवाइटम। साइंस ऑफ माइक्रोवाइटम में उनका जो नई रेवोल्यूशन है, रेनेसा है, वो ये है कि वो कहते हैं कि एक परम चैतन्य घन सत्ता से ही मैटर की उत्पत्ति हुई है। मैटर हो या एनर्जी, ये दोनों की उत्पत्ति एक परम चैतन्य, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एक कॉग्निटिव फैकल्टी से ही हुई है। और जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में प्रगति होना चाहिए, वो उस सुप्रीम कॉग्निशन के तरफ जो गति है वही होना चाहिए। शुभ के प्रति जो गति है वही
शुभ से परम शुभ की ओर जो गति है वही मनुष्य का प्रगति है। इसलिए आनंदमूर्ति जी का जो साइंस ऑफ माइक्रोबाइटम एक नई रेनेसांस है। आनंदमूर्ति जी 80 के दशक में एक नई थ्योरी को दिया, जिस थ्योरी का नाम है शिफ्टिंग ऑफ पोल्स। शिफ्टिंग ऑफ पोल्स भी मानव जाति के विकास और मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पर्यावरण, बिगड़ते पर्यावरण, इन्वायरमेंटल जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है, आज जो हर आए दिन धरती का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ती जा रही है, ऐसे आते आते फिर इतिहास फिर पुनरावृत्त हो सकता है। क्या आइस युग, बर्फ युग आ सकता है। और ये जगत गुरु श्री श्री आनंदमूर्ति जी उन्होंने 1980 के दशक में ही शिफ्टिंग ऑफ पोल्स के बारे में डिटेल्स लोगों को बताए हैं, आगाह किए हैं वैज्ञानिकों को कि मनुष्य अगर इस पर्यावरण को नहीं बचाएगा, पर्यावरण का जो दोहन अगर नहीं रोकेगा, अबाध गति से अनवांटेड जो मनुष्य के जो अबाध गति से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्रकृति की, वो भयंकर रूप धारण कर सकता है। जैसे कि जान सकते हैं कि अमेज़न का फॉरेस्ट का जो कितने हजारों हेक्टर ख़त्म हो चुके हैं, जो रेन फॉरेस्ट है उसको ख़त्म किया है। इस धरती के 50% जो है वो ख़त्म हो गया है, जंगल, रेन फॉरेस्ट, ये हम जानते हैं। फिर भी तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित राजनेता, समाज नेता इसको रोकने में असमर्थ है, क्योंकि रोकेगा तो मन ही ना, लोग ही रोकेंगे ना। जिनका मन ही बिगड़ गया, जिनके मन में ही शोषण, अन्याय और अत्याचार की बीज, जो कैंसरस बीज है, वो बैठ गया है, शोषण करना और भौतिक संपद का आहरण, जितना आबाद गति से आहरण करो, जितना चाहो आहरण करो। इसका नतीजा ये हुआ, आज प्रकृति असंतुलन है, पर्यावरण असंतुलन है। इसको रोकने के लिए ही उन्होंने जो थ्योरी दिया था शिफ्टिंग ऑफ पोल्स, कि ये जो है पर्यावरण को हम कैसे रोक सकते हैं, ये गहन अध्ययन की विषय है। आप सब इसको शिफ्टिंग ऑफ पोल्स की थ्योरी को पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मनोविज्ञान के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक नई विज्ञान उन्होंने दिया है, वो है साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी। आनंदमूर्ति जी बायोसाइकोलॉजी को फिलॉसफी का पार्ट बनाया है। जैसे कि जानते हैं फिलॉसफी में जिस सृष्टि तत्व है, सृष्टि तत्व के बारे में, ज्ञान तत्व के बारे में, ये सब आपके फिलॉसफी में आते हैं। सृष्टि चक्र, ज्ञान तत्व, समाज नीति, इसके साथ साथ जो नई चीज़ उन्होंने जोड़ दिए हैं वो है साइकोलॉजी। बोलते साइकोलॉजी पार्ट ऑफ फिलॉसफी, और साइकोलॉजी को पार्ट ऑफ फिलॉसफी जोड़ना एक नई सबसे बड़ी क्रांति है, एक रेनेसा है, एक नई जागरण है। जिस तरह से माइक्रोबाइटम की थ्योरी है, शिफ्टिंग ऑफ पोल्स है, ठीक उसी तरह से उनकी जो थ्योरी है न्यू ह्यूमनिज्म। न्यू ह्यूमनिज्म सचमुच में मानव जाति, सिर्फ मानव जाति नहीं, क्योंकि इस धरती पे सिर्फ मानव जाति एकमात्र जीव नहीं है जिनकी सुरक्षा के लिए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को झोंक दिया जाए। सिर्फ मानव जाति के अस्तित्व को रक्षा के लिए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को खत्म नहीं किया जा सकता है। इस धरती पे मानव जाति से जुड़ा हुआ, मानव जाति के उत्थान प्रगति से जुड़ा हुआ है हमारा पर्यावरण। एनवायरनमेंट ही नहीं रहेंगे तो मानव जाति भी इस धरती पे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। ये जो सोच है, इस सोच को अभी भी हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। हमारे राजनेता, हमारे समाज नेता आज इस तक नहीं पहुंचा पाया है। हमारे संवैधानिक उतनी जो कठोर दंड विधान भी नहीं हुआ कि पर्यावरण को अगर जो नाश करते हैं उनके लिए क्या विधान है।
मनुष्य की जो न्यूनतम जो प्रयोजनीयता है, जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए संविधान कभी भी किसी को टोकते नहीं है, न राजनेताओं को, न राजनीतिज्ञों के लिए नहीं टोकता है। तो फिर वो संविधान और बड़े बड़े न्यायालय की क्या जरूरत है? मनुष्य बहुत कुछ नहीं चाहता है। मनुष्य इतने सरल जीव है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उनको मिल जाती है तो उसमें संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन मनुष्य के मन में पाशविक प्रवृत्ति को जागृत करके मनुष्य को भोग की ओर, भोग और लालसा, भोग विलास की ओर जो इंस्टिगेट करना, मोटिवेट करना और उनके आवश्यकताओं को अगर खर्वित कर देते हैं, कुंठित कर देते हैं, सीमायित कर देते हैं, तभी प्रॉब्लम आती हैं। एक तरफ मनुष्य को ललिहान अर्थात पागल कुत्ते की तरह रोटी के पीछे दौड़ाते हो, और दूसरे तरफ मानव जाति के जो रिसोर्सेज है उसको मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जमा कर दिए हो। तो मनुष्य की ये जो आवश्यकता की पूर्ति होगी कैसे? प्रकृति ने तो सब कुछ दे दिया है हमें। प्रकृति ने तो हमें कंजूसी नहीं की हमें देने में। ये जो सोच है, यह पूंजीवादी समाज व्यवस्था, जड़वादी समाज व्यवस्था, ये जो मार्क्सवादी समाज व्यवस्था, कम्युनिस्टिक समाज व्यवस्था, ये दोनों ही मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आनंद मूर्ति जी इस प्रयोजनता को समझते हुए उन्होंने एक नया थ्योरी दिया है संपूर्ण मानव जाति के लिए, वह है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व। अर्थात इस धरती पे जितने भी संपदाएं हैं उसका जो उपयोग होगा, यूटिलाइजेशन, वो मैक्सिमम होगा। और किसके लिए? सबके कल्याण के लिए। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये भावना लेके होना चाहिए। किसी गोष्ठी, किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण पर्यावरण के संतुलन को देखते हुए ये हमें करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे विधान, ऐसे संविधान, ऐसे गणतंत्र की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 74 साल होने के स्वाधीनता होने के बाद भी गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन ऐसे भी गांव है, ऐसे भी कस्बे हैं जहां पर ना बिजली पहुंची है, ना पानी पहुंची है, ना अभी तक मनुष्य को सही तरह के भोजन, और न ही मनुष्य को औषधि, न ही शिक्षा की व्यवस्था है। कितने लोगों को सही शिक्षा मिल रही है? कितने लोगों को हायर एजुकेशन के लिए सुविधाएं मिल रही हैं? कुछ नहीं। ये जो व्यवस्थाएं हैं गलत व्यवस्था है, त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है। इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को दूर करने के लिए रेनेसां मैन प्रौत दिए हैं, प्रौत फिलॉसफी दिए हैं। रेनेसां मैन बताए हैं कि मानव जाति की ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को तुम किस रूप में देखते हो, तुम्हारी नजरिया, तुम्हारी आउटलुक कैसी होनी चाहिए। ये जो आउटलुक उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना, इनका लुक है यूनिवर्सल लुक, अर्थात मनुष्य का प्रेम सिर्फ स्वार्थ से अपने मानव जाति के लिए नहीं होगा, इनका प्रेम होगा संपूर्ण सृष्टि के एनिमेट, इनएनिमेट, जीवित अजीवित, पशु पक्षी, सबके पर्यावरण, सबके उत्थान के लिए, सबके संरक्षण के लिए जो नियम बना है वो है न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। तो कह सकते हैं कि आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री पी.आर. सरकार, उनके जो विचार हैं एक नई रेनेसां, न्यू रेनेसांस और नव जागरण की जो है नई चेतना की आधारशिला है। इसलिए बुद्धिजीवियों आप लोग दूर न रहें, क्योंकि आपके बुद्धि, आपके कलम पर संपूर्ण मानव जाति का भविष्य टिका हुआ है। आपके कलम, आपके लेखनी, आपके सोच पे संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण ये धरती का, इस सुंदर सा धरती, इतना सुंदर सा ग्रह है, इसके उन्नति या अधोगति ये हम सब बुद्धि प्रवण व्यक्तियों पर निर्भर कर रहा है। इसलिए उठिए, आज गणतंत्र दिवस भी है और कल जो है रेनेसांस यूनिवर्सल की स्थापना हुई है। हम दोनों को मिलाकर एक प्रण लेते हैं कि हम लोग एक नई चेतना
नई जागरण लाके इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, बनाना ही पड़ेगा। हमें किसी तरह के फिसिप्रस टेंडेंसी, नकारात्मक मानसिकता, नकारात्मक सोच वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक भावना लेके संपूर्ण मानव जाति कल्याण की भावना हृदय में बैठा कर हमें आगे बढ़ना होगा। आध्यात्मिकता ही एकमात्र पथ है जिस पद के माध्यम से हम संपूर्ण मानव जाति के सर्वात्मक प्रगति कर सकते हैं। परम शुभ की ओर हम आध्यात्मिकता के माध्यम से ले सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र को आध्यात्म से जोड़ दें, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दें, रिलीजियन से नहीं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म से जोड़ दें। ये सोच कि हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवनम, ये भावना लेके जब हम आगे बढ़ेंगे कि परम पिता परमेश्वर वही हमारे पिता हैं, प्रकृति हमारी माँ है, ये त्रिभुवन हमारा घर है और इस धरती पे ये त्रिभुवन में रहने वाले जितने भी जीव हैं इंक्लूडिंग मनुष्य, सभी हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और सबके इस परिवार के प्रगति के लिए हम ही को सोचना है, हम ही को आगे बढ़ना है। इसी संकल्प को लेके हमें रेनेसांस यूनिवर्सल को आगे बढ़ाना है। रेनेसांस यूनिवर्सल के प्लेटफॉर्म में आके आइए हम संपूर्ण जगत को स्वर्ग बना दें। मानव इतिहास हमें सम्मान के साथ देखेगी। इतना ही कह के आज के दिन में आप सबको नमस्कार कहता हूँ। नमस्कार।